आज ही क्लास में शुरू करने जा रहे हैं अपना कॉम्प्रिहेंशन का अगला शीर्षक। इससे पिछली वाली क्लास में क्या है, हमने आपको क्या क्या बताया था कि बोध के क्या उद्देश्य होते हैं, किस कारण से बोध की जानकारी या बोध आपके परीक्षा क्रम में क्यों रखा जाता है ना, इसके उद्देश्य क्या हैं, उसके बारे में चर्चा की। साथ ही बोध को पढ़ने के दिशा निर्देश, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आपके परीक्षा में कोई पैसेज, कोई गद्यांश या परिच्छेद दिया हुआ है तो कैसे उसे हल करें, कैसे उसे पढ़ना है, कैसे उसके उत्तर का मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया। इसके साथ ही हमने आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले बोध की प्रकृति के बारे में भी बताया। आज हम किस पर चर्चा करेंगे? आज हम करेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति। वो बताई थी हमने क्या है, बोध की प्रकृति। अब क्या देखेंगे हम, प्रश्नों की प्रकृति, कि जो बोध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो किस प्रकार के पूछे जाते हैं। यही नहीं कि वो आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में ही पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब में क्या है, आपके पैसेज दिया ही होता है ना। तो उसमें से आपको क्या है, जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें से आपको क्या है, उत्तर को निकालना होता है। कैसे? तार्किकता के आधार पर, ठीक। तो अब देखिए प्रश्नों की क्या प्रकृति रहती है, तो इसके बारे में क्या आज की क्लास में चर्चा करेंगे। पहला बिंदु देखें, मूल विचार पर आधारित प्रश्न, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न संपूर्ण परिच्छेद के बोध पर आधारित होते हैं। इसके प्रश्नों द्वारा यह ज्ञात किया होता है कि पाठक किस सीमा तक विषय वस्तु को समझ पाता है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर बोध में ही मिल जाता है। अब देखिए क्या कहा गया है, मूल विचार पर आधारित। इसमें यह कहा गया है कि जो आपका परिच्छेद दिया हुआ है, जो आपका पैसेज दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, जो विषय वस्तु दी होती है, तो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि जो ये गद्यांश दिया हुआ है इसकी जो प्रासंगिकता है परीक्षार्थी ने कितनी समझी, ठीक, इसका ये उद्देश्य होता है। अब देखिए उदाहरण स्वरूप देख लें कि जैसे कैसे प्रश्न दिए जाते हैं, तो उनका उदाहरण जैसे निम्न विकल्पों कथनों में से कौन सा परिच्छेद सर्वश्रेष्ठ रूप को दर्शाता है, ठीक। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, निम्न में से कौन सा वाक्य केंद्रीय विचार की ओर इंगित करता है, यानी कि कौन सा विचार है जो केंद्रीय भूमिका निभाता है। तो ऐसे प्रश्न क्या है, आपके मूल विचार से संबंधित पूछे जाते हैं। अगले बिंदु पर चर्चा करें तो लेखक की राय पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेखक की विचारधारा पर आधारित होते हैं। इनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता, मुख्य वाक्यों से इनका अर्थ निकालना पड़ता है। स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ नहीं लिखी होती है। तात्पर्य ये है कि जो लेखक की जो विचारधारा है वो सीधे तौर पर नहीं होती। सीधे तौर पर अर्थ क्या है कि उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं होता, किसका, उत्तर का। तो हमें क्या उसका अर्थ कैसे निकालना है, तो वो किसके ऊपर निर्धारित है, परीक्षार्थी के ऊपर निर्धारित है। जैसे उदाहरण में देखें, उदाहरण दिया हुआ है कि पहले परिच्छेद में लेखक का स्वर लहजा क्या और कैसा है। ये देखिए उदाहरण है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अगर लेखक पर आधारित प्रश्न है। दूसरा देखें, लेखक की दृष्टि में इस समस्या का सर्वमान्य हल क्या हो सकता है, ठीक है। निम्न में से किस विचार के साथ सहमत होने की संभावना सर्वाधिक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी गद्यांश पैसेज दिया हुआ होता है तो उसमें जो समस्या, जो मुद्दे उठा के जो प्रसंग लिखे हुए होते हैं तो वो एक दूसरे से क्या कनेक्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे आती है जब आपको ये लगता है दो चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में गलती क्यों होती है, जब हमें कंफ्यूजन दो तरफ से रहती है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अब इसमें देखिए लेखक का स्वर लहजा कैसा है, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक तो वो जो लेखक के द्वारा कही गई हैं, एक जो हम समझ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में इसकी बताया, बोध की क्लास में बताया कि हम कोई भी प्रसंग में से उत्तर निकाल रहे हैं तो उसमें हमारी विचारधारा का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि उसमें जो हमें उत्तर का जो मूल्यांकन करना है वो लेखक की विचारधारा के अंतर्गत ही करना है, ठीक। इसी प्रकार दूसरा मैंने क्या होता है, लेखक की दृष्टि में समस्या का सर्वमान्य हल क्या हो सकता है। तीसरे में क्या होता है, मैंने निम्न में से किस विचार के साथ सहमत होने की संभावना सर्वाधिक है। तो ये तो हो गए हमारे लेखक पर आधारित प्रश्न, ठीक। अब बात करें स्पष्ट या प्रत्यक्ष जानकारी पर आधारित प्रश्न, तो इसके अंतर्गत किसी के नाम, दिनांक, आंकड़े तथा तथ्यों के आधार पर स्पष्ट प्रश्न किए जाते हैं। इन्हें पढ़ने के दौरान ही सरलता पूर्वक नोटिस किया जा सकता है।
अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सामने स्पष्ट होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, सिर्फ आपको क्या है उनको ढूंढना है। समझ रहे हैं? जैसे प्रस्तुत परिच्छेद में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, ये तो पूरा स्पष्ट ही है ना, आपको गलत चीज बतानी है उसमें। दूसरे में देखा कि निम्न में से कौन सा तत्व आज युवाओं के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं करता, ये एक उदाहरण है। तो इसमें जैसे पैसेज में दिया होता है ना कि आज के जो युवा हैं उनमें कैसे प्रेरणा को हमें जागृत करना है और क्या क्या चीज़ें उनकी प्रेरणा को रोक रही हैं, उत्प्रेरित होने के लिए रोक रही हैं, उन्हें गलत राह पे ले जा रही हैं, ऐसे करके प्रश्न दिया हो। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो उसमें से ये क्या होगा कि आपका कोई एक ऐसा तत्व दिया होगा तो उसमें से एक आंसर, ऐसा एक प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन सा तत्व आज युवाओं के लिए प्रेरणा प्रदान नहीं करता है। ठीक, अब तत्वों में तो अल्प ज्ञान भी हो सकता है, वातावरण भी हो सकता है, शुद्ध वातावरण, गलत संगत भी हो सकती है, ठीक है, बेरोजगारी भी हो सकती है। तो तत्व कोई सा भी हो सकता है प्रसंग के आधार पर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि इसमें क्या है, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या इसमें ये सही बात है या नहीं, सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, स्पष्ट उत्तर ही तो देना है हमें। लेकिन वहीं जो मैंने आपको लेखक के में बताया था उसमें क्या था कि इसमें क्या है, स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होता है उत्तर का, हमें स्वयं से ढूंढना पड़ता है प्रसंग में से। समझ रहे हैं? ये अंतर है स्पष्ट में और लेखक के आधार पर प्रश्न पर, ठीक है। अगला देखें कि अंतर्निहित सूचनाओं पर आधारित प्रश्न। तो इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि इस प्रकार के प्रश्न बोध में प्रश्न के उत्तर स्पष्ट नहीं होते बल्कि बोध में निहित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होते बल्कि परिच्छेद में निहित होते हैं। अब देखिए अंतर्निहित यानी कि जो परिच्छेद दिया हुआ है, जो पैसेज दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, आपको स्पष्ट तौर से क्या है उत्तर नहीं मिल सकता जब तक आप उसे ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे उदाहरण देख लें, जो इसमें जो उत्तर होता है वो परिच्छेद में ही अंतर्निहित होता है, बस क्या है हमें शब्दों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे आपके स्पष्ट पर आधारित था तो उसमें क्या था, स्पष्ट आपको पता चल रहा है कि हाँ है या नहीं, सटीक शब्द में पूछा गया है हाँ या नहीं, है ना। तो वो बात इसमें क्या है, इसमें जो प्रश्नों के उत्तर होते हैं वो परिच्छेद में स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होते बल्कि उसमें क्या अंतर्निहित होते हैं, बस शब्दों को हमें समझना है। उदाहरण में देख लें कि निम्न में से कौन सा विकल्प या तर्क परिच्छेद में सबसे उपयुक्त है। दूसरा इसी प्रकार है, निम्न में से किस तर्क के साथ लेखक सहमति प्राप्त कर रहा है या प्रदान कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, जो प्रश्न पूछे गए हैं वो बोध के अंतर्निहित ज्ञान के आधार पर पूछे गए हैं, बस हमें अपनी चिंतन शक्ति से इसको हल करना है। ठीक, अगला देखें बिंदु हमारा है भाषा अभिव्यक्ति पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर विशिष्ट शब्द तथा मुहावरा आदि के आधार पर दिए जाते हैं। ये अनुलोम या विलोम पर आधारित हो सकते हैं। इनके द्वारा तर्क शक्ति का भी परीक्षण किया जाता है। पाठक उद्देश्यक प्रासंगिक अर्थ को समझना होना चाहिए, ना कि शाब्दिक अर्थ को। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें भाषा की अभिव्यक्ति के आधार पर प्रश्न किया गया है। जैसे भाषा की अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है कि इसमें देखिए जो पाठक है, जन की जो परीक्षार्थी, उसका उद्देश्य क्या है, वो प्रासंगिक अर्थ को समझे, ना कि उसके शाब्दिक अर्थ को। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ पूछ लिया जाता है ना, ये शब्द दिया हुआ है तो उसका उचित अर्थ क्या होगा, प्रसंग के आधार पर उचित अर्थ देना है हमें। हालांकि एक शब्द के कई अर्थ निकल सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें क्या बात कही गई, हमें सिर्फ वो बात कैच करनी है कि हमें जो आपकी समस्या या मुद्दा या कोई प्रसंग दिया गया है तो उसमें क्या है, हमें प्रासंगिक अर्थ को समझना है, ना कि शब्दों के अर्थ को। तो प्रसंग के आधार पर हमें जवाब देना है। ठीक है, उदाहरण में देखें क्या अर्थ है, क्या करता है कि जितना अच्छा हो सकता हो, जैसे शब्दों समूह पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। अब देखिए हमें इसकी पहचान कैसे होगी, भाषा व्यक्ति आधारित प्रश्न की। तो इसमें देखिए क्या अर्थ है, क्या करता है, जितना अच्छा हो सकता है, जैसे शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अगला देखें इसमें, तो दिए गए विकल्पों में से परीक्षार्थी निकटतम शब्द खोजें जिसका प्रयोग परिच्छेद में किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हो, अगर कोई शब्द दिया है उसका अर्थ निकालना है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि परीक्षार्थी को
कि जो भी हम अर्थ निकालें वो प्रसंग की दृष्टि से उचित होना चाहिए, ना कि उसकी शाब्दिक दृष्टि से। समझ रहे हैं? जो प्रसंग में अर्थ दिया हुआ है आप उसी के आधार पर उसका अर्थ निकालेंगे, उसी के आधार पर उसकी व्याख्या करेंगे, ना कि जो उसका अलग कोई अर्थ है वो आपका अनुचित माना जाएगा। भले ही आपका वो अर्थ सही हो, पर प्रसंग की दृष्टि से वो सही नहीं है, भाषा की दृष्टि से वो सही नहीं है। ठीक है, अगला देखेंगे बोध के गठन पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्न लेखक द्वारा तर्क को व्यक्त करने में साहित्यिक तकनीक का प्रयोग पर भी आधारित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न परिच्छेद की संरचना का विश्लेषण, तर्क मान्यताओं, समाधान करने आदि की हमारी क्षमता का परीक्षण करते हैं। देखिए, बोध गठन पर आधारित जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें देखिए क्या होता है कि प्रसंग तो है ही, समस्या तो है ही, मुद्दा तो है ही, पर उसमें क्या होता है तकनीकी भाषा का भी प्रयोग कर लिया जाता है। तो इसमें क्या है, इस परिच्छेद में क्या होता है कि हमें उस संरचना का विश्लेषण, तर्क वितर्क, मान्यताओं, समाधान आदि पर क्या है अपनी समझ को विकसित करना पड़ता है। ठीक, उदाहरण में देखें कि निम्न में से कौन सा विकल्प परिच्छेद की संरचना को उत्तम ढंग से दर्शा रहा है। मैंने आपको बताया ये संरचना के विश्लेषण से संबंधित है। इसमें आपके बोध के साथ साथ तकनीकी ज्ञान, तकनीकी और साहित्यिक शब्दों का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला देखें इसमें क्या बताया, निम्न में से किस प्रकार के कथन को लेखक के विश्लेषण के आधार पर स्वीकार किया जाता है। समझेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, सिर्फ ये उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, अगला इसमें जो बताया गया है कि समाजवाद कभी असफल नहीं होगा, इस धारणा में लेखक ने किस आधार पर इसे विकसित किया है। ठीक, अगला हमारा जो अगले प्रश्न की जो प्रकृति आ रही है तो किसके आधार पर है, अनुरूप तर्क के आधार पर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी समझ और विश्लेषण की क्षमता को परखने पर आधारित होते हैं। तर्क पर आधारित उदाहरणों के संबंध को पहचानना ही इस प्रकार के प्रश्नों का उद्देश्य होता है। तो इसके अंतर्गत उदाहरण देखें कि निम्न में से कौन सा चित्रण दूसरे परिच्छेद में उल्लेखित उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि इसमें बताया क्या गया है कि जो अनुरूप तर्क है उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारी समझ और हमारे विश्लेषण करने की क्षमता के आधार पर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले ही प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चित्रण दूसरे परिच्छेद में उल्लेखित उदाहरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो जब प्रश्न ऐसा पूछा जा रहा है तो क्या उत्तरदायित्व बनता है परीक्षार्थी का कि वो जो प्रश्न पढ़ रहा है, जो परिच्छेद वो पढ़ रहा है तो क्या वो ढंग से पढ़े उसे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ध्यान की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, मनुष्य गलतियों का पुतला है, यह कथन निम्न में से किस स्थिति के लिए उपयुक्त होगा। अब देखिए इसका उचित अर्थ कब निकलेगा, उचित उत्तर कब निकलेगा, जब हम पूरा पैसेज ढंग से पढ़ेंगे। ठीक, तो ये ऐसे प्रश्न किसके आधार पर पूछे जाते हैं, अनुरूप तर्क के आधार पर। अगला हमारा है कथन संयोजन आधारित प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दो या दो से अधिक कथनों में से प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर संयोजन इस प्रकार होता है। अब देखिए कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें क्या है, प्रश्न दे दिया ये है, अब उसमें से आपके 4 ऑब्जेक्टिव दे दिए। तो पहला प्रश्न देखिए, क्या केवल कथन एक सही है, ऐसे आते नहीं आते, या 2 सही है, या A गलत है, B सही है, या ABC दोनों सही हैं, या ABC या AB दोनों गलत हैं, ऐसे बनते हैं ना। जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है, केवल कथन एक सही है, या केवल कथन 2 सही है, या केवल कथन तीसरा सही है, या 1 2 3 सभी सही हैं। आदि प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके कथन संयोजन पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, तो देखिए आज की जो क्लास थी उसमें हमने बोध की जो प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं बोध में, उनके बारे में चर्चा की। और उससे जो पिछली वाली क्लास थी उसमें क्या हमने आपके उद्देश्य, बोध के उद्देश्य, कैसे हमें बोध से उत्तर का मूल्यांकन करना, उसका दिशा निर्देश के बारे में चर्चा की। इसके साथ ही बोध की क्या प्रकृति होती है, पूछे गए प्रश्नों में बोध की प्रकृति, उसके बारे में जाना। आज की क्लास में क्या है, हमने प्रश्नों की क्या प्रकृति होती है, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा की। तो बोध में जो है हमने 2 क्लासों में क्या है इसकी थ्योरी को समझा। आगे की जो बोध की क्लासें होंगी
2-3 जो क्लासें होंगी इसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके पैसेज दिए हुए हैं तो उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी 2 या 3 क्लास में। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारी ये बोर्ड की जो यूनिट है ये भी समाप्त हो जाती है ना। तो मिलते हैं आपको कल इसी कॉम्प्रिहेंशन के एक उदाहरण के साथ, जिसमें क्या है, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी आ चुके हैं, कोशिश ये रहेगी 2-3 आपको करा दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।